Hello everyone, our today's topic is transformer and it is very important. ये जो टॉपिक है बच्चों आपका फिजिक्स में 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 में भी, 3 में भी, 5 में भी, किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपने डेली लाइफ में भी कई बार इसके बारे में सुना है और इसको आपने देखा भी हुआ होगा शायद। ट्रांसफॉर्मर आपकी गली में, मोहल्ले में, एरिया में कहीं ना कहीं पे ये ट्रांसफॉर्मर लगा होता है पिलर पे। और आपने गर्मियों में सुना भी होगा ऐसा कि ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाते हैं, लाइट चली जाती है, कहते हैं ना लोग कि ट्रांसफॉर्मर सड़ गया हमारा, तो ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मर जो है बेसिकली हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ये हमारी बेसिक नीड है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, ठीक है, फिजिक्स के टर्म में भी और वैसे भी डेली लाइफ में भी हम इसको यूज करते हैं। तो अच्छे से आपको एक एक कंसेप्ट इसको क्लियर करते जाना है, डेली लाइफ से इसको समझते जाना है। तो क्या होता है ये ट्रांसफॉर्मर, कैसा डिवाइस है और इसको हम क्यों बना रहे हैं और किस लिए यूज कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर जो है बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसे हम यूज करते हैं टू चेंज एसी वोल्टेज। तो ये क्यों नीड पड़ी, इसको हम एसी वोल्टेज को चेंज क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल मैथमेटिकल वैल्यू से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज करो आप पीछे से पावर आ रही है, पावर हाउस से आपके पास पावर आ रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। वो पावर की वैल्यू है आपके पास 1000 किलोवाट। कितनी है पावर की वैल्यू? 1000 किलोवाट। और आपको पता है पावर, इससे जो प्रीवियस वीडियो में आपने किया था, पावर किसके इक्वल होती है? वोल्टेज इनटू करंट। बेसिक फॉर्मूला यही होता है पावर का। मींस ये जो पावर 1000 किलोवाट बनी है बच्चों, वो कैसी बनी है? वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके। यानी वोल्टेज और करंट की कुछ ऐसी वैल्यूज हाई होंगी जिनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई। अब ये 1000 किलोवाट पावर कैसे आ सकती है, खुद सोचो। मैं 3 केसेस यहाँ पर ले ली। एक केस में मैंने V को बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू ले ली, इसको मैंने अज्यूम कर लिया 1000 किलो वोल्ट, और करंट को मैंने अज्यूम कर लिया 1 एम्पियर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास पावर कितनी आ सकती है? 1000 किलोवाट आ सकती है। ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, मैंने इसको बहुत कम कर दिया, दैट मीन्स मैंने 1 वाट कर दिया, वोल्ट कर दिया इसको, और इसको 1000 किलो एम्पियर कर दिया, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं, इतना हो नहीं सकता है लेकिन फिर भी इमेजिन कर रहे हैं, इस करंट को मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, तब भी मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना आएगा? 1000 किलो वाट आएगा। नेक्स्ट थर्ड केस, अब इसमें आपने क्या किया, इस वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज कर दी और करंट की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज, मीन्स दोनों को मीडियम लेवल पे रख दिया। किसी ऐसा नहीं कि एक की वैल्यू बहुत कम दूसरे की बहुत ज्यादा, दोनों को कहीं बैलेंस कर दिया। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10, या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों के बीच में एक वैल्यू ले ली, ये हो गया 1000 वोल्ट, ये हो गया 1000 एम्पियर, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास आंसर कितना आएगा? 1000 किलो वोल्ट। तो अब आप यहाँ से समझ रहे हो कि पावर मुझे पीछे से 1000 किलो वाट भेजनी है, सेंड करनी है। तो उस केस में वोल्टेज और करंट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ये 3 केसेस हमने कंसीडर कर लिए। या तो ये भी हो सकती है एक केस में कि वोल्टेज बहुत ज्यादा करंट बहुत कम, या ऐसे भी हो सकता है कि वोल्टेज बहुत कम करंट बहुत ज्यादा, या दोनों मीडियम लेवल पे भी हो सकते हैं, ताकि इतनी पावर हम ट्रांसफर कर सके। लेकिन अब आप अगर इन तीनों केसेस को ध्यान से देखो, पावर तो हमें तीनों केसेस में कितनी मिल रही है? 1000 किलो वाट मिल रही है, लेकिन एनर्जी लॉस जो हो रहा है वो किस केस में सबसे ज्यादा हो रहा है? आपको पता है, अगर हम एसी को या करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को हम एक से दूसरे पॉइंट तक भेजेंगे, तो करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वायर्स के थ्रू ये ट्रांसमिशन होगा, और वायर्स के थ्रू ट्रांसमिशन होगा तो वायर्स का अपना एक रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस जो है उस करंट को फ्लो होने से रोकेगा, अपोज करेगा। यानी यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आएगा बच्चों? हीटिंग इफेक्ट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? I²RT। तो बेसिकली जो आप करंट की वैल्यू पीछे से भेज रहे हो वो हीटिंग लॉस की वजह से उतनी की उतनी सप्लाई नहीं हो रही। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी चैप्टर में पढ़ा था कि पीछे से जितनी भी करंट की सप्लाई आ रही है पावर हाउस से, आगे सामने मीन्स हमारे हाउस होल्ड तक उतनी सप्लाई नहीं पहुंच रही है, कम हो रही है। और क्यों कम हो रही है? क्योंकि हीटिंग लॉस हो रहा है, ठीक है।
और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था हम एक डिवाइस बनाएंगे इस लॉस को ताकि हम कम से कम कर सके। तो हमें पता है कि हीटिंग लॉस तो होना ही होना है। तो किस केस में, क्योंकि अब करंट फ्लो हो रहा है, किसी रास्ते से जा रहा है, कोई ना कोई तो उसको रुकेगा। रेजिस्टेंस आप कितना भी अच्छे से अच्छा मटेरियल लगा लो तो कुछ ना कुछ तो उसका रेजिस्टेंस होगा ही। तो हीटिंग इफेक्ट सब में आएगा। तो आप देखो किस केस में सबसे ज्यादा आएगा। अगर आप यहाँ हीटिंग इफेक्ट फाइंड आउट करते हो बच्चों, देखो यहाँ पर आपके पास करंट की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ पर आपके पास हीटिंग इफेक्ट कितना आता 1 के स्क्वायर के मल्टीपल में आता। और अगर आप इस फॉर्मूले में I की जगह 1000 किलो एम्पियर पुट कर दो, क्योंकि करंट हम इतना सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास हीटिंग इफेक्ट किस में आएगा 1000 भी नहीं 1000 किलो एम्पियर है इसके मल्टीपल में आएगा। और अगर आप इस वैल्यूज के लिए लॉस देखते हो बच्चों तो वो कितना आएगा, अब इसमें करंट कितना है 1000 स्क्वायर इंटू RT। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि पावर आपको सब में सेम मिल रही है, लेकिन जिस केस में आपकी करंट की वैल्यू कम है उस केस में आपका हीटिंग लॉस क्या होगा कम। हीटिंग लॉस आप खुद देख रहे हो ना 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और RT जो भी वैल्यू है RT की हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई होके H की वैल्यू कम ही होगी एज कंपैरिजन टू दीज टू केसेस। इसमें तो 1000 किलो का स्क्वायर होगा, वो तो और भी पता नहीं कितनी बड़ी पावर आएगी, यानी इतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। पावर 3 पहले है और उसका स्क्वायर 10⁻⁶ में जाके एनर्जी लॉस होगा। मींस इतनी तो हमने भेजी नहीं, इतनी तो हमने बनाई नहीं इलेक्ट्रिसिटी जितना इसने लॉस कर दिया। और ऐसे ही सेम इसमें भी ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा तो लॉस होगा। और 1 किलो और भी है यहाँ पर, तो 3 और है, सॉरी 6 इंटू 12, इसमें 10⁻⁶ का होगा और इसमें 10⁻12 और इसमें सिर्फ 1 का। RT की आप कोई भी वैल्यू रखो लेकिन तीनों में सेम रखना। तो आप देखोगे जिसमें करंट की वैल्यू सबसे कम है उस केस में लॉस भी क्या होगा सबसे कम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक नीड आ जाती है बच्चों, हमें जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि अगर हम करंट ज्यादा भेज रहे हैं तो वो उतना ही ज्यादा क्या होगा लॉस होगा। तो हमें अगर करंट को ट्रांसमिट करना है लॉन्ग डिस्टेंस पे तो हमें उसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, करंट की वैल्यू कम। देख रहे हो पावर उतनी जाए लेकिन करंट की वैल्यू कम, आप वोल्टेज की बढ़ा दो, वोल्टेज चेंज कर दो ताकि करंट क्या हो जाए कम हो जाए, लेकिन करंट ऐसा करो कि हीट लॉस क्या हो कम से कम। तो ये हमारी मजबूरी बोल सकते हो या जरूरत बोल सकते हो, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, कि हमें करंट पीछे से जितना भी सप्लाई आ रहा है उतना ही हाउस होल्ड तक पहुंचाना है और ये भी नहीं चाहते हम कि ज्यादा लॉस हो। तो इसके लिए आप मैथमेटिकली आप खुद देख रहे हो, आप नंबर से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम करंट बहुत कम कर दें तो हीटिंग लॉस बहुत कम हो जाएगा। अगर करंट कम करेंगे तो वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, और वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट यानी पावर से, और वोल्टेज चेंज करने के लिए ही हम इस डिवाइस को तैयार करते हैं। इस डिवाइस का नाम क्या है ट्रांसफॉर्मर। इट इज यूज्ड टू चेंज AC वोल्टेज। तो होप है आपको कंसेप्ट इसका समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। इट इज यूज्ड टू चेंज AC वोल्टेज। और AC वोल्टेज क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, अगर हम वोल्टेज चेंज नहीं करेंगे तो हमने जो भी पावर बनाई है, बताओ 1-2 पावर हाउस तो ऐसे ही वेस्ट में चले जाएंगे, तो उन सबकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी लॉस हो जाएगी ट्रांसमिशन में ही। तो इसीलिए हमें वोल्टेज चेंज करनी पड़ेगी। अब वोल्टेज मान लो हमने चेंज कर दी, हमने यहाँ से जब भेजा, ठीक है, हमने इस तरीके से भेजा कि करंट कम फ्लो हो ताकि लॉन्ग ट्रांसमिशन में हीटिंग लॉस ज्यादा ना हो, ठीक है। तो हमने क्या की, करंट की वैल्यू क्या कर दी डिक्रीज, बट वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज ताकि पावर सेम जाए। ऐसे किया था ना हमने, करंट की वैल्यू डिक्रीज वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज। लेकिन अब वो हमारे घर पहुंच गई, बहुत अच्छे से पहुंच गई, लॉस ज्यादा नहीं हुआ। अब हमें उसको बढ़ाना भी तो है। अब हम उस उतनी ही वोल्टेज को यूज नहीं कर सकते या उतने ही करंट को यूज नहीं कर सकते अपने हाउस होल्ड में, हमें तो 220 वोल्ट चाहिए और उसके अकॉर्डिंग करंट चाहिए। तो अब हमें उस वोल्टेज को पहले हमने बढ़ाया, बढ़ा के भेजा, वोल्टेज बढ़ाई, करंट कम हो गया, और जैसे ही हमारे घरों में पहुंची तो अब हमें उस वोल्टेज को कम करना है और करंट बढ़ जाएगा अपने आप।
तो यानी हमें ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक काम के लिए यूज नहीं करना कि वोल्टेज आपको इंक्रीज करनी है, आपको वोल्टेज डिक्रीज भी करनी पड़ सकती है, तो अपनी वही नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इसका मेन एम लिखेंगे, इट इज यूज टू चेंज एसी वोल्टेज। और अगर ये इंक्रीज करता है वोल्टेज को, इट इज यूज टू इंक्रीज वोल्टेज, तो इसका ट्रांसफॉर्मर का नाम जो है थोड़ा चेंज कर देते हैं, उसको बोल देते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और अगर ये डिक्रीज करता है एसी वोल्टेज को, तो इसका नाम हो जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो एक ट्रांसफॉर्मर से काम नहीं चलेगा, दो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर की हमें नीड होगी, एक बार भेजने के लिए मतलब ट्रांसमिट करने के लिए, और एक बार ऐसे समझ लो रिसीव करने के लिए। तो ये दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज एसी वोल्टेज, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज एसी वोल्टेज। तो आपको इसका एम समझ में आ गया। अब इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, सिंपल, मैंने शॉर्ट बिल्कुल साधारण शब्दों में लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बाकी इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, कौन से फिनोमेना पे, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, म्यूचुअल इंडक्शन। आपने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक कॉइल में कोई भी चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका डिफ्लेक्शन हमें किस में दिखाई देता है, दूसरे कॉइल में। इसके अंदर लगी गैल्वेनोमीटर भी क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट होने लग जाता है, उसकी नीडल हमें कोई ना कोई रीडिंग शो करने लग जाती है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, जब हम इसमें से करंट पास कराते हैं, जब इसमें से करंट गया, ये कौन सा पोल है जहां से एंटर करता है करंट, साउथ, जहां से लीव कर रहा है वो नॉर्थ, बट ये उसे अपोज करने के लिए, क्योंकि करंट इसके अंदर जाएगा तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करेगा, और ये कहता है वो चेंज ना हो, मींस अपोज करेगा। अपोज करने के लिए ये इंडक्टर अपने साइड पे नॉर्थ बना लेगा और अपने इस साइड पे साउथ, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कराने की कोशिश करेगा। कैसे कराएगा, नॉर्थ टू साउथ। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों किस में से पास होंगी, इसके नेबरिंग कॉइल से, जो इसके पास में दूसरा कॉइल पड़ा हुआ है, इसको बोल लो आप प्राइमरी कॉइल, और इसको बोल लो आप सेकेंडरी कॉइल। ये सारा आपने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस कॉइल में भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने की कोशिश करेंगी, और वही कंसेप्ट, इसमें से पास होने की कोशिश करेंगी तो कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगी, और ये उस चेंज को क्या करेगा, अपोज, और ये खुद अपने अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर लेगा, जनरेट। और अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करने के लिए इसको अपने अंदर के जो भी पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल, उन पर एक ईएमएफ लगाना पड़ेगा, उनको मोशन कराना पड़ेगा, तभी जाके इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी। यानी यहाँ करंट आ जाएगा और चार्ज पार्टिकल्स मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का पूरा फिनोमेना सारा का सारा इसी में अप्लाई होने वाला है। अब हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, सेम ये प्रोसेस लगेगा। तो ये हमारी जो कॉइल है, ये कौन सी कॉइल है, प्राइमरी, और दूसरी ये वाली कौन सी हो गई, सेकेंडरी। और ट्रांसफॉर्मर, ये हमारा जो डिवाइस है, इसे अभी हम ट्रांसफॉर्मर बोल रहे हैं। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन, ये अभी आपको मैं बता दूंगी धीरे धीरे। उससे पहले ये ट्रांसफॉर्मर बनाया कैसे, इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन हम समझते हैं। इसके ऊपर हमने ये ट्रांसफॉर्मर बनाने से पहले हमने क्या किया है, आयरन की, आपने देखी होंगी लोहे की पत्तियां होती हैं, है ना, पतली पतली सी, जो विंडोज वगैरह में लगी होती हैं। तो वो लोहे की, आयरन की जो बिल्कुल वाइंडिंग्स बिल्कुल पतली पतली, थिन आप शीट बोल सकते हो, बस इतनी ही डायमीटर, और वो लेंथ बोल सकते हो, ब्रेड्थ बोल सकते हो आप, ठीक है। और इतनी पतली पतली आयरन की जो स्ट्रिप्स हैं, उसको हमने ऐसे वेल्ड कर करके कौन सी शेप दे दी, रेक्टेंगल शेप दे दी। तो हम यहाँ पर पतली पतली स्ट्रिप्स यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा रेक्टेंगल शेप का नहीं यूज कर रहे हैं, मींस अंदर से भरा हुआ नहीं है, सिर्फ ऐसे समझ लो इसकी बाउंड्री है, सिर्फ ये साइड है इसकी, और ये साइड भी हमने ऐसे कंटिन्यूटी में नहीं बनाई है, हमने एक के ऊपर दूसरी ऐसे वेल्ड की हुई है, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी वेल्ड की हुई है। ऐसे कर करके हमने एक रेक्टेंगल शेप बना ली आयरन की स्ट्रिप्स को यूज करके। और एक स्ट्रिप नहीं है, इसी के पीछे दूसरी, इसी के पीछे तीसरी, तो काफी सारी स्ट्रिप जोड़ के हमने थोड़ी मोटी सी एक रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा बना लिया है। तो समझ रहे हो क्या किया हमने, आयरन, जो ये मान लो आयरन की स्ट्रिप है, वेल्ड कर करके रेक्टेंगल बना लिया, और ऐसे ही
वो रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल आपस में वेल्ड कर दिए और एक मोटी सी रेक्टेंगुलर स्लैब हमने तैयार कर ली। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसमें बाद में एनर्जी लॉसेस में मैं आपको समझाऊंगी। तो ये हमने आयरन स्ट्रिप्स का यूज करके ये कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो मान लो ये इतनी मोटी हो गई, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे लोहे की पत्तियां थी, उनको मिला मिला के हमने इतना मोटा कर लिया, रेक्टेंगुलर स्लैब बना ली। इसके ऊपर अब हम लपेट देंगे वायर, बाउंडिंग कर देंगे वायर की, और ये प्राइमरी वाइंडिंग्स है, तो ये जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए इसको हम NP से डिनोट कर देंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल np से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम सेकेंडरी के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकेंडरी यानी स्मॉल ns। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, IP। सेकेंडरी वाले में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, IS। इसका EMF कितना होगा, EP, और इसका EMF कितना होगा, ES। तो जो भी अकॉर्डिंग टू प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज करना था वो हमने कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम जैसे ही यहाँ पर AC देंगे कुछ करंट इसमें फ्लो होगा, कौन सा करंट फ्लो होगा, IP, और कुछ EMF हमने प्रोवाइड किया प्राइमरी सेल को। ये प्राइमरी सेल कह रही हूँ, प्राइमरी कॉइल को, ये आपकी एंडिंग को नाम दे दिया हमने P1, ये हो गया P2। तो यहाँ पर एक पोलैरिटी आ जाएगी, आपको पता है जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां पर साउथ आता है, जहां से लीव कर रहा है वहां नॉर्थ। लेकिन अभी हम इसको ऐसा मान के चल रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की ये पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट होगा, ये नेगेटिव से। तो इधर आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया नेगेटिव। बाय म्यूचुअल इंडक्शन, बहुत सिंपल वे में समझ रहे हैं, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट तो करना है इसको, ठीक है। अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फिर बाय म्यूचुअल इंडक्शन ये इसको अपोज करेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो यानी इसके अंदर ऑब्वियसली अपने आप एक करंट आ जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी और अपोज करने लग जाएगा। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू आ जाएगी, और कौन सा करंट होगा, IS, और कौन सा EMF करंट है, तो EMF भी आ रहा होगा ES। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होने की कोशिश करेगी, सेम म्यूचुअल इंडक्शन जैसा कंसेप्ट। तो ये कॉइल क्या करेगी, अपने अंदर EMF लाएगी, EMF की वजह से चार्ज पार्टिकल्स को मोशन में ले आएगी, और मोशन में लाने की वजह से उनके ऊपर क्या आ जाएगा, करंट, और इस करंट को हम क्या बोलेंगे, IS। तो मैं इस डायग्राम को ज्यादा खराब नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सेम वही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब वहां करंट आ गया। अब ये करंट प्राइमरी करंट से कैसा है, कम है या ज्यादा, क्योंकि बेसिकली तो हमें यही देखना है ना कि अगर हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन करना है तो हमें वोल्टेज बढ़ानी है, करंट कम, तो करंट हुआ कि नहीं हुआ कम। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल, जो आपने फैराडे का सेकंड लॉ में पढ़ा था EMF वाला, क्या होता है, EMF कब आता है, जितना फ्लक्स आप चेंज कर रहे हो। तो सपोज करो प्राइमरी में कितना चेंज होगा, जब आप इतना फ्लक्स चेंज कर रहे हो, और वैसे फ्लक्स दोनों में सेम ही चेंज होता है, तो आप इसको चाहो तो सिर्फ फाई भी फिट कर सकते हो। तो EP इज इक्वल टू d∅/dt। बट फॉर नंबर ऑफ टर्न्स हम इसको एक n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम कैपिटल N लेंगे, स्मॉल नहीं लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो ये तो एक बार फ्लक्स चेंज होने के लिए होगा, EP इज इक्वल टू d∅/dt। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स हम इसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपनी इक्वेशन अज्यूम कर लो फर्स्ट फॉर प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होगा, जितना फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है उतना ही सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में EMF क्या होगा, d∅/dt माइनस, लेकिन उसके नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। आपने म्यूचुअल इंडक्शन फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स पढ़ा है, उसमें हम यही करते थे, फ्लक्स दोनों में सेम होगा, बट ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये दोनों में डिफरेंट होते थे, तो उसके अकॉर्डिंग EMF कितना चेंज होगा ये हम बाद में देखते थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको इक्वेशन हमने अज्यूम कर ली सेकंड, फैराडे के सेकंड लॉ से आया ये, तो यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, EP/ES, हम दोनों को ऐसे समझ लो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडिंग
इक्वेट करो या डिवाइड करो, इससे क्या है एक ही स्टेप में ज्यादा हम मतलब आंसर आ जाएगा हमारा। एन पी अपॉन एन एस, माइनस से माइनस कैंसिल, डी फाइव अपॉन डी टी से डी फाइव अपॉन डी टी कैंसिल, ई पी अपॉन ई एस किसके इक्वल हो गया, एन पी अपॉन एन एस। एक ही स्टेप में आंसर आ गया अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, ठीक है, नहीं तो फिर दो स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गई। तो यहां से अगर हम देखें कि प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ ज्यादा करना है सेकेंडरी कॉइल के ईएमएफ से, तो इसका मतलब प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा करने पड़ेंगे, किससे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से। यही कह रही है ना ये रिलेशन। या उल्टा, अगर हमें सेकेंडरी का ज्यादा करना है तो क्या करेंगे बच्चों, प्राइमरी से अगर सेकेंडरी का ज्यादा करना है तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या करने पड़ेंगे, प्राइमरी से ज्यादा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आपको प्राइमरी में ईएमएफ इंक्रीज करना है तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, और अगर सेकेंडरी में ईएमएफ इंक्रीज करना है तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं आउटपुट पे कि आउटपुट पे वोल्टेज हमारा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट पे यानी सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो सेकेंडरी का ही ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप, इसने हमारा वोल्टेज क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स बस हमने इंक्रीज कर दिए, इस वजह से ईएमएफ भी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो गया बच्चों, स्टेप अप। समझ गए आप लोग। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना होता तो हम क्या करते, इसके नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखते और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखते, हम कम रखते। ठीक है, तो यही बेसिकली डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स के ईएमएफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अभी आया ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स में, बट हमें करंट भी तो देखना है। और वैसे आप समझ चुके हो, थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली आपको बता चुकी हूँ, हमें पावर सेम भेजनी है। अगर पावर सेम भेजनी है, ईएमएफ अगर आप कम या ज्यादा कर रहे हो तो करंट उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर आप ईएमएफ कम कर रहे हो तो करंट ज्यादा हो जाएगा, और ईएमएफ ज्यादा कर रहे हो तो करंट कम हो जाएगा। और उसको बस हम एक फॉर्मूले की उसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो करंट और ईएमएफ का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर क्या होनी चाहिए, सेम। आउटपुट पावर मींस ES IS, पावर का फॉर्मूला यही होता है, ईएमएफ इनटू करंट, किसके इक्वल होना चाहिए, EP इनटू IP। तो ES अपॉन EP किसके इक्वल हो गया, IP अपॉन IS। इसी फॉर्म में हमने फाइंड आउट कर लिया जैसा नंबर में किया था। और इसके साथ अगर नंबर भी लिख दो तो और अच्छा रह जाएगा, आपको याद रह जाएगा। तो आप देख रहे हो ईएमएफ करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इधर S है तो इधर P, इधर P है तो इधर S। मींस ईएमएफ, मैंने अभी आपको बताया, अगर आप ईएमएफ इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होगा, और ईएमएफ डिक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज, ताकि टोटल पावर उनकी सेम रहे, चेंज ना हो। और इस पूरे को हम किससे डिनोट करते हैं, K से, और इस K को बच्चों हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ये रेशियो डिसाइड करती है कि हमारा ट्रांसफॉर्मर कैसा है। अगर ये रेशियो की वैल्यू आती है, K की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा। तो इस केस में आपका ये जो ट्रांसफॉर्मर होगा ये स्टेप अप होगा। तो सेकेंडरी में ईएमएफ ज्यादा है तो ये स्टेप अप ही है। अगर सेकेंडरी में ईएमएफ ज्यादा है तो प्राइमरी में करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो लॉस आपका ईएमएफ में होगा उतना ही करंट में क्या होगा, गेन होगा, और जो गेन ईएमएफ में होगा उतना ही लॉस आपका करंट में होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मर रेशियो की वैल्यू आप लर्न कर लोगे। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए K की वैल्यू लेस देन 1 है, और
नेक्स्ट जो है आपके पास इसी में ही एफिशिएंसी, आपने कई बार ये वर्ड सुना हुआ है एफिशिएंसी का क्या होता है कि हम कितना इनपुट दें और कितना हमें आउटपुट दे रहे हैं, तो उसको हम उसकी क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आउटपुट पावर है हमारे पास ES/IS अपॉन EP/IP। उसके बाद है इसके एनर्जी लॉसेस। मेन फर्स्ट लॉस है आपका कॉपर लॉस, मीन्स जो इसके ऊपर आपने बाइंडिंग की हुई है वो कॉपर की वायर उसमें लगी हुई है, तो अगर उसमें लॉस हो गया, बाइंडिंग में कोई दिक्कत आ गई, क्योंकि कोई चीज आप ऐसे मोड़ के रख रहे हो और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो मुड़ जाती है, तो उसकी शेप खराब और कुछ दिनों बाद वो वर्किंग में भी उसकी दिक्कत आ जाती है। तो कॉपर लॉस होने की वजह से भी यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मर काम करना थोड़ा कम कर देता है। आयरन लॉस, क्योंकि ये जो हमने ये स्ट्रिप्स लगाई हुई आयरन की सेम, ये भी कुछ देरों बाद जंग लगने लग जाएगा, कुछ हो जाएगा तो वो भी ये दिक्कत आएगी। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया जो है ये भी लीक होने लग जाता है, क्योंकि डिस्टेंस होता है इनके बीच में, तो वो इधर उधर कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, ट्रांसफर इतना उसको नहीं हो पाता नेबरिंग कॉइल को और कहीं हो जाता है। और लास्ट है ये हिस्ट्रीज लॉस। हिस्ट्रीज लॉस आपके सिलेबस में हिस्ट्रीज चला गया है, और एडी करंट से रिलेटेड मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने एडी करंट में पढ़ा था कि ये मान लो एक मेटल शीट है पूरी, तो क्या होगा इसमें जो चार्ज पार्टिकल जहाँ है, जैसे ही आप EMF लाओगे वो वहीं का पड़ा पड़ा क्या होगा, ऐसे सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा, और वहीं पड़ा पड़ा सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगा तो वो करंट कैसा होगा, एक डायरेक्शन में नहीं होगा, यूनि डायरेक्शन में नहीं होगा, ऐसे बवंडर की तरह होगा। तो ये अपना एडी करंट अगर यहाँ आ जाता है तो यहाँ पर वो भी क्या करेगा, लॉस करेगा। इसी से बचने के लिए हम ऐसी स्ट्रिप्स बनाते हैं, मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ताकि एडी करंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो सके, लेकिन फिर भी आप कितना कम कर लोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडी करंट इसमें आ जाता है, तो उसकी वजह से भी इसमें एनर्जी का थोड़ा लॉस हो जाता है। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। इन वोल्टेज रेगुलेटर आपने पुराने टाइप के डिवाइसेस देखे होंगे, टीवी और फ्रिज, जैसे अपने नाना नानी दादा दादी के ज़माने में टीवी के ऊपर रेफ्रिजरेटर के ऊपर ऐसे वो बॉक्स सा रखा होता है, वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं, जो वोल्टेज को कम ज़्यादा कर देता है ताकि हमारे अप्लायंसेस खराब ना हो, वो यही होता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। इन इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस के बारे में मैं आपको एडी करंट में बता चुकी हूँ, वो भी सेम कुछ ऐसा ही डिवाइस होता है, बस बीच में एक भट्टी तैयार कर दी जाती है और जिसके अंदर मेटल क्रैप्स हम रखते हैं। नेक्स्ट है फॉर वेल्डिंग पर्पस, वेल्डिंग में भी हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। और नेक्स्ट है इन द ट्रांसमिशन ऑफ AC ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जिससे हमने स्टार्ट किया था कि AC को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करने के लिए भी हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।